24 दिसंबर 1999 काठमांडू से दिल्ली आ रही एक सामान्य सी फ्लाइट और अचानक आसमान में भारत की सबसे बड़ी कूटनीतिक परीक्षा शुरू हो जाती है। इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC-8 14 को 5 हथियारबंद आतंकवादियों ने हाईजैक कर लिया। 176 यात्री और 15 क्रू मेंबर एक धातु के बंद डिब्बे में कैद। बाहर अंधेरा था और अंदर डर, लेकिन इस कहानी का असली तनाव विमान के भीतर नहीं, दिल्ली के बंद कमरों में था। शाम होते होते विमान को अमृतसर में उतारा गया। यही वो पल था जब इतिहास दिशा बदल सकता था। एयरपोर्ट पर फ्यूल ट्रक देर से पहुंचा। रनवे ब्लॉक करने की योजना पर चर्चा हुई, पर फैसले में हिचकिचाहट रही। क्या NSG को तुरंत भेजा जाए? क्या ऑपरेशन ब्लू स्टार जैसी स्थिति दोहराई जाए? कुछ मिनटों की देरी और विमान फिर उड़ गया। दिल्ली में इंटेलिजेंस ब्यूरो RAW और प्रधानमंत्री कार्यालय के बीच फोन लाइनों पर लगातार बातचीत हो रही थी। हर एजेंसी के पास अपनी जानकारी थी। RAW को अंदेशा था कि ये ऑपरेशन पाकिस्तान आधारित आतंकी नेटवर्क से जुड़ा है। IB के पास पहले से कुछ इनपुट थे, लेकिन इतनी बड़ी कार्रवाई की सटीक चेतावनी नहीं थी। अब सवाल सिर्फ एक था, क्या भारत अपनी एंटी टेरर पॉलिसी पर अडिग रहेगा या 176 जिंदगियों को बचाने के लिए झुकेगा? विमान लाहौर गया। पाकिस्तान ने पहले लैंडिंग की अनुमति नहीं दी। ईंधन खत्म हो रहा था, रोशनी बंद, रनवे अंधेरे में डूबा हुआ। आखिरकार आपात स्थिति में विमान उतरा, लेकिन राहत कुछ ही घंटों की थी। फिर उड़ान, इस बार दुबई। एक यात्री रुपिन कटियाल गंभीर रूप से घायल था। दुबई में उसे उतारा गया, लेकिन वो बच नहीं पाया। ये मौत अब सिर्फ एक आंकड़ा नहीं थी, ये दबाव था दिल्ली पर, सिस्टम पर, निर्णय लेने वालों पर। और फिर विमान पहुंचा कंधार। उस समय अफगानिस्तान में तालिबान का शासन था। भारतीय एजेंसियों के लिए यह सबसे मुश्किल मैदान था। न कोई सीधा नियंत्रण, न सैन्य पहुंच, न भरोसेमंद मध्यस्थ। दिल्ली में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठकों का सिलसिला शुरू हुआ। RAW के अधिकारी ग्राउंड से रिपोर्ट भेज रहे थे। IB संभावित आतंकी मांगों का विश्लेषण कर रही थी। PMO पर राजनीतिक और मानवीय दबाव बढ़ रहा था। मीडिया लगातार प्रसारण कर रहा था। देश सांस रोके देख रहा था। हाईजैकर्स की मांग साफ थी, भारत की जेलों में बंद कुछ आतंकियों की रिहाई। नामों में सबसे प्रमुख था मौलाना मसूद अजहर, वही व्यक्ति जो बाद में दक्षिण एशिया की सुरक्षा तस्वीर को बदलने वाला था। अब दांव क्या था? अगर सरकार झुकती है तो क्या भविष्य में हर आतंकी भारत को ब्लैकमेल करेगा? अगर नहीं झुकती तो क्या 176 निर्दोष लोग मारे जाएंगे? कंधार में भारतीय अधिकारियों की एक टीम भेजी गई। रॉ और विदेश मंत्रालय के अधिकारी तालिबान के बीच बैठकर बातचीत कर रहे थे। हर शब्द नापा तौला, हर वाक्य के पीछे रणनीति। तालिबान खुद को मध्यस्थ बता रहा था, लेकिन जमीन पर असली नियंत्रण किसका था, यह सवाल बना रहा। विमान के चारों ओर हथियारबंद लोग, यात्री थके हुए, डरे हुए, कई दिनों से ठीक से खाना नहीं। दिल्ली में रातें लंबी हो चुकी थी। एंटी हाईजैकिंग पॉलिसी कहती थी आतंकियों से समझौता नहीं, लेकिन किताबों के नियम और असल हालात अलग होते हैं। आखिरकार 31 दिसंबर 1999 सरकार ने 3 आतंकियों की रिहाई का फैसला किया। विदेश मंत्री खुद उन्हें कंधार लेकर गए। ये दृश्य देश ने टीवी पर देखा। एक राष्ट्र की मजबूरी। आतंकी रिहा हुए, यात्री मुक्त हुए, विमान वापस आया। 176 लोग अपने घर लौटे। लेकिन उस फैसले की गूंज यहीं खत्म नहीं हुई। आने वाले वर्षों में कई हमलों में उन्हीं रिहा किए गए नामों की छाया दिखाई दी। सवाल उठे, क्या उस दिन भारत ने मानवीय जीत हासिल की या रणनीतिक हार? IB, RAW और PMO के बीच हुई वो बंद कमरों की बातचीत आज भी पूरी तरह सार्वजनिक नहीं है। कौन सा विकल्प मेज पर था? क्या अमृतसर में अलग फैसला संभव था? क्या कंधार में कोई और रास्ता था? इतिहास अक्सर युद्ध के मैदान में नहीं, निर्णय के क्षणों में लिखा जाता है। IC-814 की कहानी सिर्फ एक हाईजैक नहीं थी, यह उस पतली रेखा की कहानी थी जहां राष्ट्रीय सुरक्षा और इंसानी जिंदगी आमने सामने खड़ी थी।
कभी कभी देश को बचाने के लिए फैसले नहीं, समझौते लेने पड़ते हैं। और 1999 की उस सर्द रात में भारत ने एक ऐसा फैसला लिया जिसकी कीमत इतिहास आज भी गिन रहा है।